अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। हमारे साथ हैं जी याना मीर। सब याना को जानते हैं, याना के टीवी चैनल को भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया को भी यकीनन बहुत से लोग फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच याना कि आज आप आई हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आरजू जी, बहुत बहुत सलाम आपके सभी व्यूअर्स को। माह रमजान मुबारक एंड नमस्ते टू ऑल आवर हिंदू व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। और साथ हमारे हैं फ़खर यूसुफजई, और फ़खर भी जर्नलिस्ट हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी एक चलाते हैं, साथ साथ डिफरेंट जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके साथ भी काम करते हैं। थैंक यू सो मच फ़खर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आरजू, बहुत शुक्रिया आपके मतलब शो पे बुलाने का। एंड वेलकम टू याना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसको भी यस, वेलकम आई एम सो करेंगे फ्रॉम हैप्पी कि पाकिस्तान। आप दोनों मुझे एक फ्रेम में दिख रहे हो इतने टाइम के बाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। हमें थैंक भी यू बहुत सो अच्छा लग रहा है आपके साथ। याना, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आज हम थोड़ा बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पर आपने देखा ही है कि किस तरह से लोग जो हैं आजकल कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अटैक किए जाते हैं, पर्सनल अटैक्स भी किए जाते हैं। आपके पीछे भी लग गए। और जब आप खासतौर पे आप जब लंदन गई थी और वहां से आपने एक आपका एक एड्रेस था वहां पे, और वहां पे आपने इवेंट था या कोई इस किस्म का वहां पे बात की थी आपने। और साथ साथ मलाला यूसुफजई का भी आपने हवाला दिया था। खैर उस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, क्योंकि मलाला जो है वो उनको यहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, तो ऑब्वियसली वो डर के मेरे ख्याल है बाहर चली गई। लेकिन खैर काम उन्होंने कोई खास किया नहीं, इसलिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ मलाला यूसुफजई एट ऑल। लेकिन उसके पीछे भी आपके पीछे लोग लग गए, वीडियोस भी बनाई और कहा कि जी ऐसा कौन सा कमाल कर दिया याना मीर ने जो बात कर दी। हालांकि होना तो ही चाहिए था कि आपकी तारीफ होनी चाहिए थी, इतना बोल्ड स्टेप आपने लिया था और ऐसे आपने बढ़ के बात की थी। लेकिन मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान से नहीं, भारत से लोग आपके पीछे पड़ गए। ऐसा क्यों? जी, ये मुझे भी हैरानी हुई इस बात को लेके। आई डोंट नो व्हाई इतना हेट क्यों फैला हुआ है सोशल मीडिया पे। बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, बट अब मैं इससे अफेक्ट होना बंद हो गया मेरा, आरजू। क्योंकि एक टाइम पे सोशल मीडिया को आई यूज टू टेक इट एज एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। कि मैं जो पहले एक्स, अभी एक्स से पहले ट्विटर हुआ करता था, मैं उनको ट्विटर फैमिली कहती थी। एंड मुझे एक तरह की स्ट्रेंथ आ गई थी ट्विटर की वजह से कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर मुझे कभी भी फॉर एग्जांपल रात को डर लग रहा है, मैं ट्विटर पे ट्वीट कर देती थी कि यहाँ बहुत टाइम से लाइट नहीं है। या मैं ट्वीट कर देती थी अगर मुझे ना कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे लेमन ट्री होटल्स में मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं अपने ट्विटर फैमिली को बता देती थी कि ऐसे है भाई, यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पे मुझे बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैं हर एक चीज अपनी ट्विटर फैमिली से शेयर करती थी। लेकिन अब जो है वो फैमिली रही ही नहीं। वो एक ऐसी गंदी गली बन गई है जहां पर मतलब वो नहीं, वो अंधेरी गलियां होती हैं जहां लड़कियों को कहा जाता है कि वहां मत जाना, वहां पर गुंडे हैं। ये वैसे उस तरह की गली बन गया है ट्विटर, उस तरह की जगह बन गया है जो अभी एक्स है। कि आप कुछ भी बोलो आपको जज किया जाता है, आप कुछ भी बोलो आपको नेगेटिवली जज किया जाता है, आप ना भी बोलो तो भी आपको नेगेटिवली जज किया जाता है। तो वो एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन गया, हर कोई एक दूसरे को जज किया जा रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर ऐसे क्यों हो रहा है। एंड आई एम वेरी हर्ट अबाउट इट। जैसे कि लास्ट मैंने एक बार लिखा था कि जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है एनवायरमेंट पे, तब भी आपको याद है कि वो जज करने लगे कि ये एंटी हिंदू है, ये दिवाली के खिलाफ है। आप सोच सकते हो मेरे लिए कितना हर्टफुल हुआ होगा, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लोगों के खिलाफ जाके हमेशा हिंदुओं की हक की बात की है कश्मीर में। दूसरी बार ये हुआ जब मैं लंदन से वापस आई, तो जिस तरह कस्टम्स वाले बिहेव कर रहे थे उसको लेकर, देखिए उसको लेकर मुझे जज किया गया कि ये खुद को क्या समझती है, ये क्यों नहीं, ये तो सबके लिए लॉ है। कस्टम्स और सिक्योरिटी में डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी चेक्स हर किसी के लिए होते हैं, ये मैं भी मानती हूँ और ये मैं बोलती भी हूँ। कश्मीर में जब लोग नाराज होते थे कि भाई हमारे हर एक नाके पे चेकिंग क्यों होती है, मैं उनको समझाती थी कि ये सबकी भलाई के लिए, ये होना भी चाहिए, ये लॉ है, ये सबके लिए है। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के साथ भी हुआ है, अंबानी के साथ भी होता है, तो आप क्यों बचोगे? ये तो मैं खुद कहती हूँ। लेकिन कस्टम्स अलग चीज है। कस्टम्स में ये होता है कि कोई लॉ नहीं है, वहां पर उनको हक दिया गया है कि अगर कोई उनको लगता है, अगर उनको शक होता है कि कोई बहुत महंगा सामान लेकर आ रहा है बिना ड्यूटी दिए या कुछ चोरी करके ला रहा है, तो उसको वो कह सकते हैं कि भाई आप खोल के सूटकेस दिखाइए। तो फर्क ये होता है कि सिक्योरिटी में आपकी हैंडबैग खोलते हैं और कस्टम्स में पूरा सूटकेस ही खोल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज बुरी लगी कि भाई आ, आप किसी को कह रहे हो कि सूटकेस खोलो,
तो आपने पहले ही उसको क्या चोर ठहरा दिया? क्या आप जिस तरह से बात कर रहे हो उसके साथ, जैसे कह रहे हो कि यहाँ रखो, ये लेकर जाओ, वो ऐसे करो, मतलब ऑलरेडी जैसे कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं कोई चोर हूं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी, उनका उनका जो तरीका था बात करने का, लहजा था, मुझे उससे आपत्ति थी। और वही मैंने अपने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, अगर आपको मैं शक्ल से चोर लग रही हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं कुछ चोरी करके ला रही हूँ, या मैंने किसी कुछ स्मगलिंग कर रही हूँ, ड्रग्स ला रही हूँ, गोल्ड ला रही हूँ, या बिना ड्यूटी दिए कोई महंगी चीज ला रही हूँ, आपको पूरा हक है भाई, आप खोलो मेरा सूटकेस। लेकिन देखिए आरसू, मेट्रो में भी जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग तो कस्टम से बड़ी चेकिंग होती है, वो लड़कियों को साइड में ले जाते हैं और वहां उनकी चेकिंग करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, साइड में जगह थी लेकिन उन्होंने ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या है, जानबूझकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके सामने, पब्लिक के सामने मेरा पूरा सूटकेस खोल दिया और खोल के उसको पब्लिक व्यू में रख दिया। उन्होंने साइड में भी नहीं लिया, पब्लिक व्यू में रख दिया। चलिए ठीक है, वो भी ठीक है, अगर आपको लगा कि इसको पब्लिक में ही खोलना है, हमको इसको यहीं पे जलील करना है, कोई बात नहीं, फिर चेकिंग तो करो। चेकिंग भी नहीं कर रहे, उसको वहां पर खोल दिया और यहाँ वहां घूम रहे हैं। उन्होंने जो फुटेज अपनी ट्विटर पे डाली, उसकी फुटेज तो डाली नहीं कि 15-20 मिनट तक मेरा सूटकेस खुला हुआ है, ऐसे लोगों के सामने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग चेकिंग भी नहीं कर रहे हैं। हर कोई मेरे सूटकेस के अंदर झांक के देख सकता है, हर कोई देख सकता है कि एक लड़की का सूटकेस वहां पे खुला पड़ा हुआ है। एंड चेकिंग क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बात की हैरत हो रही थी, चेकिंग करो, खत्म करो बात को यार, मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ। वो भी नहीं। अच्छा, जिस टाइम से उन्होंने मुझे देखा उस टाइम से इन्होंने मेरी इंसल्ट शुरू कर दी कि आप ये भी नहीं कह रहे ठीक से, भी नहीं कह रहे वहां पे सूटकेस रखो, स्कैनर में रखो। अच्छा, मैंने कहा यार, हम रात की फ्लाइट से आए, मुझे पीठ में दर्द है, कोई हेल्प करेगा? आप हद में रह के बात करो, हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अब बताओ, मैंने अगर रिक्वेस्ट कर ली कि सूटकेस के साथ हेल्प करो, तो उसमें क्या गलत बोला? तो ठीक है, पोर्टर को बुलाया, मुझे और 10-15 मिनट रुकाया, पोर्टर को बुलाया, फिर उठा के, ये नहीं कि स्कैन तो हो गई थी बैग, लेकिन ये नहीं कि वापस पोर्टर ने ट्रॉली में नहीं डाला, फिर कहा कि नहीं रखो, हमें इसको खोलना है। अब खोला खुला छोड़ दिया पब्लिक में। तो ये पूरा जो फीलिंग है ना, और जो मैं वहां बोल रही थी कि आप जानते हो मैं वहां क्या बोलकर आई हूँ यूके में, ये मैंने लाइन इसलिए बोली क्योंकि मेरा मतलब ये था कि मैं यूके में बोल के आई हूँ कि इंडियंस को कोई जलील नहीं कर सकता, क्योंकि हम रेफ्यूजीज की तरह नहीं रहते। तो भाई अपने देश में क्यों जलील कर रहे हो? मेरा ये मतलब था। आप अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि अभी तक आपने प्रूव नहीं किया कि मैं कोई चोर हूं, तो आप अच्छे से बोल सकते हो कि सूटकेस साइड में लाए, मोहतरमा हमें आपका सूटकेस चेक करना है। आप अच्छे से भी तो बोल सकते हो। ये इस तरह का बिहेवियर कि आते ही किसी को ऐसे दिखाना कि आप चोर हो, मुझे वो गलत लगा और मैंने ट्विटर फैमिली के साथ शेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग तो मुझ पर ही चढ़ गए। तो मैंने सोचा कि ये अब फैमिली रही ही नहीं, तो इनको कुछ बोलने का फायदा ही क्या है। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि अपने साथ जो पर्सनल चीजें होती है वो मैं ट्विटर पे कभी नहीं डिस्कस करूंगी। आज भी जब मैंने माह रमजान की मुबारकबाद दी ट्विटर पे, मैंने माय ट्विटर फैमिली नहीं बोला, और मैं आई थिंक मैं फ्यूचर में भी वो नहीं बोलूं। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि या ना सब लोग एक जैसे नहीं होते। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव कमेंट्स देते हैं और करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। अब जैसे फखर जानते हैं हम लोग, मैं और याना ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हो गया हम एक दूसरे को जानते हैं। जाहिर टीवी चैनल्स के जरिए हमारी मुलाकात हुई, सब कुछ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं है, तो हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। हम एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ जो कुछ हुआ कि किस तरह से मुझे अभी तक, आज की जिस वक्त हम ये शो कर रहे हैं उस वक्त तक मुझे जो बुरा भला कहा जा रहा है, मुझे कहा जाता है कि जी ये तो यूट्यूब की वजह से इसको अचानक से जो है भारत पसंद आ गया, या अचानक से इसको हिंदू जो है उनके साथ ये मिलने लगी है। जबकि मैंने अपने स्कूल की पिक्चर लगाई है, आई थिंक आई वाज इन क्लास 8 और 9th, मैंने वो पिक्चर भी शेयर की है जिसमें मैं होली खेल कर आई हूँ और पूरा मेरा कलर लगा हुआ है, वैसे बड़ी चंपू लुक है मेरी उसमें। तो मैं, कई लोगों ने लिखा कि तुम्हारी अभी भी चंपू लुक है, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं कोई यूट्यूब की वजह से नहीं एकदम से कोई फ्रेंडली मैंने होना शुरू कर दिया है। तो लोग ऐसा करते हैं, लोग आपके तो ग्रैंड पेरेंट्स भी वहीं के थे ना आरजू, इंडिया के, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हाँ इंडिया के हैं, तो बिल्कुल जाहिर बात है कि यही है, हाँ, लेकिन एक सॉफ्ट ये क्या कॉर्नर करते हमेशा हैं, रहेगा आपका। जी वही ना। अभी देखिए आपने वो जो रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे 2-3 दिन पहले, उस पे आपने भी ट्वीट लगाई कि ये गलत है, मैंने भी किया। तो अब उसके ऊपर जो जिसे कहते हैं ना
इस वक्त जो चल रहा है कि लोगों ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी तक में मेरी वो वीडियो लगा दी और स्क्रीनशॉट लगा के कि देखो देखो ये मुसलमानों को क्या कहते हैं, हर तरफ से गालियां पड़ी है। लेकिन फखर, आपको भी बहुत बार टैग किया जाता है, आपको भी बहुत बार बुरा भला कहा जाता है। ये और बात है कि मैं थोड़ा फिर भी शायद परेशान हो जाती हूँ या गुस्से में आ जाती हूँ। फखर का ये कि बहुत ठंडे मिजाज के फखर कहते हैं ठीक है जी करने दो, जवाब भी ना दो। क्या वाकई फखर जवाब नहीं देना चाहिए, या याना जैसे कह रही है कि ट्विटर फैमिली नहीं लिखा, लिखना चाहिए? खैर मेरा तो ख्याल है लिखना चाहिए, आप क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल आप दोनों की जो बात है अपनी अपनी जगह दुरुस्त होगी, बट मैं कहता हूँ कि मतलब जीरो रिस्पॉन्ड मतलब करना, नहीं कुछ बोलना, यानी उन लोगों के पास इसके अलावा कुछ और है नहीं ना। अगर उनके पास कुछ करने को होता, कोई प्रोडक्टिव चीज करने की होती, तो शायद वो करते, बजाय इसके कि इस चीज पे अपना टाइम वेस्ट करते। कि याना को अगर वहां पे अवार्ड मिला लंदन में, पार्लियामेंट में उसको स्पीच करने का मौका मिला, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाता कि भाई याना आपने मतलब रिप्रेजेंट किया हमें, और हमारे हवाले से ये बात, मैं ये यहाँ पे नहीं, बहुत सारे और लोग ये कहते हैं कि जी वहां तो मुस्लिम्स के साथ ये होता है वो होता है। गलत साबित कर दी उसने कि नहीं, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप एक प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं। उसने ये साबित किया वहां उस पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, फिर अगर हम आरजू आपकी बात करते हैं या मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं वाकई में मैं इन चीजों के ऊपर मुझे गुस्सा भी, मैं ये नहीं कहता कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझे कुछ बुरा नहीं लगता और अच्छा नहीं लगता। नो, एक नॉर्मल इंसान किसी को भी हो सकता है, बट इस चीज के ऊपर मैं वाकई में मैं बड़ा मतलब पक्का हूं, बिल्कुल पक्का हूं। मैं कहता हूँ यार आप लोग क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या है इस बात के अलावा, इस चीज के अलावा कि आप मुझे मतलब कोई मेरी वीकनेस देखोगे, और क्या वीकनेस आप मेरी देखोगे, क्या वीकनेस आप लेके आओगे? मतलब ऐसा कुछ मैंने किया हुआ नहीं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं उस पर शर्मिंदा हूं, मैं कहूँ कि अच्छा ये तो मैंने बुरा किया था, अगर ये लोगों के सामने आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। इस किस्म की कोई चीज मेरी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप यकीन करें कि मैं ट्विटर पे समझ लें कि 24/7 रहता हूँ, बट मैं कभी ये नहीं करता। मैं, हो सकता है मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं हूँ लोगों के कमेंट्स, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं जाके वहां पर किसी को जवाब देना शुरू कर दूं। मुझे क्या जरूरत है जवाब देने की? उनको अगर वो लगता है, वो अपना उनका एक माइंडसेट है, अगर वो अपने आप को इतना हाईली एजुकेटेड और इतना हाईली सिविलाइज्ड कहते हैं और उसके बाद ये चीजें कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं यार उनको 122 तोपों की मैं सलामी देता हूं, उनके एजुकेशन को, उनके सिविलाइजेशन को और उनके उन सारी चीजों को, कि उसके बाद भी उनका ये काम है कि वो ये करते रहे कि यार मतलब किसी की लेग पुलिंग करते रहे कि यार मैंने इसको गिराना है। क्यों गिराना है? पर ये भी नहीं पता कि गिराना क्यों है मैंने। मैं कहूं कि यार याना को मैंने गिराना है, बट ये मुझे नहीं पता कि याना को क्यों गिरा। याना को अगर लोग पसंद करते हैं, आरजू को अगर लोग पसंद करते, या किसी और XYZ को अगर लोग पसंद करते हैं, मैं कहूं यार मुझे इससे जालसी है। मैंने याना को आगे नहीं बढ़ने देना, मैंने आरजू को आगे नहीं बढ़ने देना। बेशक मैं कहीं गड्ढे में पड़ा हुआ हूं, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं कहता हूं मैंने ये करना है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इस मॉडर्न एरा में, और मैं कहता हूँ एजुकेशन के इस दौर में कि मोस्टली लोग हाईली एजुकेटेड है, वो लोग ये कर रहे हैं। अगर एक मतलब इलिटरेट आदमी, कोई मतलब मेल या फीमेल में किसी की वो नहीं करता, अगर वो ये करे तो आपको समझ में आती है, हम कहते हैं जाहिल है, हम कहते हैं ये जाहिल है। तो अगर ये लोग ये करते और फिर अपने आप को कहते हैं जी मैं तो फलां यूनिवर्सिटी से, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी या पढ़ा हुआ हूँ, और मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई एम सॉरी मैं खत्म कर रहा हूँ आरजू। हमारे इलाके में एक लाल बीबी थ्रोर, हम उसको कहते हैं, थ्रोर बेसिकली पुप्पी भी कह सकते हैं आप, खाला भी कह सकते हैं पश्तो में। वो खेतों पे काम करते हैं, हमने बचपन से उनको देखा आज तक। लेकिन आप उनके साथ मिले और उनसे बात करें तो आपको मजा आ जाएगा कि यार इस बंदी जिसने कभी स्कूल जिंदगी में नहीं देखा, शायद स्कूल के करीब से वो हमारे गुजरती रहती है, जिस वक्त हम वहां पे पढ़ते थे उस वक्त भी और अब भी, आज भी। लेकिन उसकी आप बातें सुनेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी सिविलाइज औरत हो सकती है कि जिसने कभी स्कूल, जिसके पास कोई डिग्री नहीं। लेकिन सिविलाइजेशन में उस बंदी की मानता हूं, मैं कहता हूँ वो बहुत मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल है। वैसे ही मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत बिलीवर हूँ, बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, लेकिन मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज की कि यार वो बात इतनी जबरदस्त करती है, वो किसी से जेलस नहीं होती, आपको अप्रिशिएट करती है आपके काम को। हालांकि उसको ये नहीं पता कि आजू बड़ी जर्नलिस्ट है, याना जो है उसने पार्लियामेंट में स्पीच किया या वो टीवी पे शो करती है, उनको इस चीजों से कोई कंसर्न नहीं है ना, वो ये चीजें देखती है। मेरे ख्याल में हमें ये चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप, सिर्फ अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। मगर याना ये भी तो हो सकता है ना कि वैसे अक्सर लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे लगे हैं या जिन्होंने बातें की हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे हैं
जिनको हम जानते हैं, जिनको हम सालों से जानते हैं, हमने उनके साथ शोज किए हैं, तो जी अगर उन्हें कोई हमारा कोई काम अच्छा लग रहा है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ हम उनसे बेटर कर रहे हैं, हो सकता है हमसे भी बेटर बहुत से लोग करते हैं, तो हम उनसे सीख कर क्यों नहीं आगे बढ़ते, बजाय दूसरे को गिराना क्यों जरूरी हो गया है? ये प्रॉब्लम हर देखिए ये एक नेकी है जो हर किसी में नहीं होती। अब मैं अपनी या तुम्हारी बढ़ाई नहीं करूंगी आरजू, बट इट्स अ फैक्ट कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब जर्नलिस्ट बन गई हूँ और एक चैनल में सीनियर एंकर हूँ, लेकिन आई थिंक मैं एक लौती सीनियर एंकर हूँ जिसने एक दूसरे सीनियर एंकर को बधाई दी क्योंकि उसने एक बड़े चैनल को ज्वाइन किया। प्रदीप भंडारी जी हैं, इंडिया न्यूज में मेरे सीनियर हैं और आई लुक अप टू हिम, आई लव हिज स्टाइल, द वे ही डज। और देखो मैं ओपनली बोलती हूँ कि प्रदीप भंडारी इज एन अमेजिंग एंकर, अमेजिंग एंकर। अगर आप उनके एग्जिट पोल्स की वीडियोस देखेंगे, यू नो इलेक्शन के दौरान जिस तरह से वो बहुत मजेदार होती है उनकी वीडियोस, एंड ही इज हैज जॉइंड अ न्यू चैनल एंड वहां पर वो अच्छे शोज कर रहे हैं एंड मैंने उनको जमकर बधाई दी। प्लीज आस्क हिम इफ देयर इज एनी अदर जर्नलिस्ट हु हैज इन फ्रॉम द सेम फील्ड हु हैज जिन्होंने उनको बधाई दी। तो मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही आज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई बिलीव इन दिस पॉजिटिविटी जो जिसके बारे में फकर साहब कह रहे थे। आई बिलीव इन दिस एंड आई फील कि अपने ही फील्ड में एक दूसरे को प्रेज करना, इससे जो है हर किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि जब आप किसी को प्रेज करते हो ना, उसकी तारीफ करते हो और अच्छा करने की कोशिश करता है अपनी फील्ड में, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं उसके अच्छा करने में आपका भी पुश रहा है, तो वो चीज से खुशी होनी चाहिए। बट इट्स अनफॉर्चुनेट आरजू की हालांकि जैसे मैंने आपको कहा मेरे लिए इट वॉज एन इंटरैक्टिव टूल, लेकिन कई लोगों ने ट्विटर को एक बिजनेस बना लिया है, यूट्यूब को बिजनेस बना लिया है। तो उस वजह से आप देखो इनको अनफॉर्चुनेटली तकलीफ होती है दूसरे यूट्यूबर्स से या दूसरे जो ट्विटर पे एक्टिव हैं, ट्विटर मेंबर्स से इनको तकलीफ होती है। और अगर नैरेटिव सेम है, अगर कन्विक्शन सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी वही चीज बोल रही हूँ, तुम भी वही चीज बोल रहे हो, वो लोग भी वही चीज बोल रहे हैं, तो वो लोग यही चाहते हैं कि सारे जो है वो उनको सुने, इन दोनों को क्यों सुने। ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि सारे एकजुट होकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बल्कि एक दूसरे को नीचा ताने देकर, ये करके किसी की क्रेडिबिलिटी खराब करके, ऐसी चीजें करके उनको नीचे खींचना चाहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील इफ यू आर अ नेशन बिल्डर, you must encourage everyone who's doing in some way or the other, चाहे वो नेशन के लिए नहीं, अपने फील्ड में ही अच्छा क्यों नहीं कर रहा हो या कर रही हो, आपको उसको प्रेस करना ही करना है, क्योंकि इससे आपकी नेशन मजबूत होती है, आपकी कंट्री मजबूत होती है और एक जो यूनिटी रहती है। यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। हम तो खैर उसमें भी बिलीव रखती हूँ मैं तो, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है या मेरी किसी चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे लोग बता सकते हैं, मुझे मेरे दोस्त भी बता सकते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो अब इस एक अजीब से ग्रुप का हिस्सा बने हुए हैं और ट्रोलिंग करते रहते हैं या कुछ गलत सलत लिखते रहते हैं। ये वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी जमाने में हर वक्त मदद किया करते थे कि तुम ये क्वेश्चन कर लो और तुम ये गेस्ट कर लो और ये कर लो, और अब उन्हें पता नहीं क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि एक दूसरे की मदद करने के बजाय हम एक दूसरे को गिराने में क्यों लगे हैं। लेकिन यार ना, आप इजराइल भी गई थी, वहां एक्सपीरियंस कैसा रहा? इजराइल में इट वाज वेरी हर्टफुल। जैसे लोगों की आंखों में जो गम है, जो खौफ था, मतलब वो इतने हारे हुए फील कर रहे थे ना अंदर से। उनको लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट, जो उनका मोसाड है फॉर एग्जांपल, उनकी जो इंटेल सर्विसेज हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती है दुनिया में, तो कैसे उनको पता नहीं चला कि इस तरह का हमला होने वाला है देश में, कैसे उनको पता नहीं चला, और कैसे ये होने दिया हमारे साथ, क्यों अभी तक हमारे होस्टेजेस वापस नहीं आए हैं। आप यकीन नहीं करोगे आरज़ू, हर एक भी बंदे को कोई भूला नहीं, कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं गया। आई थिंक जब मैं गई थी तो 100 डेज के ऊपर हो ही गए थे ये हादसा होकर, अक्टूबर 7 का हादसा होकर 100 डेज तो हो गए थे, लेकिन फिर भी कोई अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे वापस नहीं जा सका। हर एक चौक चौबारे पे, हर जगह उनकी फोटोज लगी थी, हर एक ब्रिज पे, हर एक रोड पे, हर एक बिल्डिंग पे हॉस्टेजेस की फोटोज लगी थी, उनके लिए प्रेयर्स लिखे थे, आते जाते लोगों को फ्लायर्स बांटे जा रहे थे कि इनके लिए प्रे करो। और वो जो हॉस्टेजेस हैं आरजू, उनमें छोटे बच्चे भी थे, बहुत छोटे छोटे बेबीज भी थे,
तो आप सोच सकते हो कि कितनी वहां की आवाम कितनी टूटी हुई और हारी हुई है इस चीज को देखकर। मैं ये भी मानती हूँ कि गाजा में भी बहुत इस वक्त जो 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 हो रहा है, मतलब वहां तो इससे भी बुरी हालत है, क्योंकि वहां तो पूरा ही एरियल स्ट्राइक्स बम्बार्डमेंट की वजह से पूरा ही सब कुछ खत्म हो गया। वहां के बच्चे मर रहे हैं, वहां तक एड नहीं जाने दी जा रही थी, बट हर एक चीज इसलिए हो रही है क्योंकि इसराइल पहले अपने लोगों की सिक्योरिटी देखेगा, फिर दूसरे कंट्री की। तो मुझे लगता है कि हमास जो है उसको पहले फलस्तीनियों की सिक्योरिटी का सोचना चाहिए था, कि उनके मुस्तकबिल का सोचना चाहिए था, कि वो कैसे रहेंगे अगर अगर इसराइल ने हमला कर दिया तो उनका क्या होगा। हमास को ये सोचना चाहिए था इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि इतने मॉडर्न, इतने डेवलप्ड, इतने अच्छी जो जो कंट्री है इसराइल, जब उसकी ये हालत है तो वहां गाजा में क्या हो रहा होगा। और मैं गाजा के बॉर्डर से मतलब हार्डली 5-7 किलोमीटर होंगी, लेकिन वहां जाने भी नहीं दिया जा रहा था। तो आप समझ सकते हो वहां कैसे हालात होंगे। ना इलेक्ट्रिसिटी है उन लोगों को, ना पानी है, ना खाना है। जब ये अटैक हुआ था उस वक्त सर्दी थी, और ऊपर से फ्लड्स भी आए, वहां पे बहुत हैवी बारिश भी हुई। ऐसे में वो कैसे बेचारे सरवाइव कर रहे होंगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो टेररिस्ट नहीं है, जो आम आवाम है फलस्तीन की, उनका वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। लेकिन मुझे गर्व है अपने देश पे कि मेरा भारत कभी एक तरफा रहा ही नहीं। और आलू ये चीज है जो सोशल मीडिया पे, जिसका आपने जिक्र किया, जो हमारा टॉपिक है, उस पे भी लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम भारतीय, हम वन साइडेड नहीं हो सकते। हम भारतीय हैं, हम सही की तरफ देखते हैं हमेशा, हम बैलेंस की तरफ देखते हैं हमेशा, हम सबका साथ सबका विकास की तरफ देखते हैं। ठीक है ना, ये हमारी नीति ही है, ये हमारा कल्चर है, और इसी पे मोदी जी ने अपनी गवर्नेंस को बिल्ड किया है, सबका साथ सबका विकास। तो जैसे भारत देश है, इस मामले में भी उसने क्लियरली बोला है 2 नेशन थियरी, यानी कि फलस्तीन और इसराइल दोनों के लोगों को हक है कि वो महफूज रहें, बाइज्जत जिए, अपनी अपनी टेरिटरीज में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके, एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करके, सिक्योरिटी दोनों को मिलनी चाहिए, खाना पीना, अच्छी फ्यूचर दोनों को मिलनी चाहिए। कभी इंडिया ने नहीं कहा कि भारत ने नहीं कहा कि जो वहां बच्चों के साथ हो रहा है फलस्तीन में वो सही हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और ये भी नहीं कहा कि हमास ने जो किया इसराइल के साथ वो सही है, ये भी नहीं कहा। तो भारत कभी सिलेक्टिव नहीं रहा, और यही चीज जो है, जो लोग ट्विटर पे एक्टिव है, मुझे लगता है उन्हें भी समझने की जरूरत है। सिलेक्टिव मत बनो भाई, हर बार ना किसी मुसलमानों को विलीफाई करके एक आपने झुंड बना लिया। अगर मैं, इफ आई वांट टू बी अ प्राउड मुस्लिम आरजू, एंड एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी बिग, आई एम नेशनलिस्ट, मेरे लिए कंट्री फर्स्ट हमेशा रहेगा, बट आई एम आल्सो अ प्राउड मुस्लिम। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, किसी एक्स मुस्लिम को क्या आपत्ति होनी चाहिए, या किसी हिंदू को क्या आपत्ति होनी चाहिए अगर मैं प्राउड मुस्लिम बन के फिर भी नेशन फर्स्ट बोलती हूँ, तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसी ट्रोलिंग, वन साइडेडनेस, ये सब मुझे लगता है, ये जहां पे आपको गलत दिखता है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आपको लगता है गलत हो रहा है बोल दो। मुझे लगता है कि ये सही चीज है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, होना चाहिए, क्योंकि अगर 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 इस्लाम में भी कुछ गलत, या मुस्लिम्स कुछ गलत करे, इस्लाम में तो नहीं, मुस्लिम्स अगर कुछ गलत करे तो मेरे ख्याल है बोल देना चाहिए। जी फकर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, या ना, ये वाली चीज आपने कर दी। हम क्यों इतने कंसर्न शो करते हैं कि किसी का, यानी कोई किसी भी रिलीजन से, जीव्स के हवाले से हो, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, मतलब अगर आप हैं, मैं हूं, या हम बेशक हम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें यह हक तो नहीं पहुंचता कि मैं कहूं कि याना जो मैं फॉलो करता हूं वो क्यों याना फॉलो नहीं करती, या जो आरजू फॉलो करती है तो वो फखर क्यों फॉलो नहीं करता। ये चीजें क्यों हमारे अंदर इतनी, मतलब अंदर चली गई, और हम इतना मतलब कंसर्न क्यों करते, वजह क्या है इसकी? पता नहीं, ये साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है ही है। फिर भी मैं कहूंगी मेरे भारत में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। मैंने तो एक बिल्कुल। वीडियो अभी देखी जहां पर पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो जो अहमदियास को काफिर बोलते हैं, जो शियास को काफिर बोलते हैं। वो एक जानवर को इस्लाम में कबूल करवा रहा है, कान में कलमा पढ़वा के। मतलब ये इस तरह की जहनियत के कोई टोटली, मतलब उसको टोटली ना, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ तो फिर भी सिर्फ ट्विटर पे ट्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े उनको दुकान में घुस के मार ही देते हैं।
जस्ट बिकॉज वो आपकी आपकी बिलीफ के नहीं है, वो शिया होंगे या कुछ और होंगे, तो उनको तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है गोली गन उठा के। तो ये तो आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट नहीं, ये बकरे के सिचुएशन पे हंस रहे हैं हम लोग, हम हम बकरे के बकरे लिए वाली बात पे, बाकी मतलब वो गलत है, क्या ही गलत बात है, जो बाकी चीजें वो तो होनी नहीं चाहिए किसी सूरत में। बिल्कुल। खैर, बकरे पे हंस रहे हैं हम, और मुझे वो वीडियो भेजिएगा अगर मिले, मैं लगाऊंगी भेजा प्राइम में। लेकिन मुझे ये बताएं मगर, क्या आजकल इंडिया या भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बातचीत चल रही है। आप तो खैर अफगानिस्तान जा भी चुके हैं, और तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी उस जमाने में, फखर ने वहां पर गए थे कवर करने के लिए। और उसके बाद जो एक आजकल हमारे एक जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, ऐसे एक्स फ्रेंड भी होना चाहिए। तो वो एक्स फ्रेंड जो है, वो आजकल हमारे पीछे जूते चप्पल लेके पड़े हुए। तो उनके चैनल के लिए फखर ने रिपोर्टिंग की, और मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैंने फखर को कुछ और करने ही नहीं दिया कि वहां पे किसी और चैनल के लिए कहा, बस उनका वीडियो बना के भेजो, उनकी रिपोर्टिंग। और उसके बाद वो आज हमें ये सलाह दे रहे हैं। तो फखर, आपको क्या लग रहा है कि या अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के साथ मिलके ये हमारी वाट लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम अगर खुद अपनी वाट ना लगवाए ना, तो कोई हमारी वाट नहीं लगवाएगा। सबसे बड़ा मसला हमारा खुद का है। ना और अफगानिस्तान करेगा ऐसा कुछ, ना हिंदुस्तान करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यकीन करें, अब मतलब आप लोग भाषा यूज करने लगे हो, वाट लगाई। अच्छा लगा सुनकर जी। अफगानिस्तान, ये हिंदुस्तान को क्या लगी हुई है? हिंदुस्तान अगर इस वक्त मतलब एक काफी तेज तरीन मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है, 8.4 प्रोग्रेस, उनका जो ग्रोथ रेट है चल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेगा यार जाके ना पाकिस्तान से जरा पंगा ले लेते हैं। क्यों करेंगे? एक एक मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि ठीक है, वो हम ये सोचते हैं कि यार उन्होंने अग्नि 5 का वो मिसाइल टेस्ट कर लिया, ये कर लिया, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अमेरिका का डिफेंस तो दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया? वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक आज भी एक इन्फ्लुएंस मौजूद है। चीन का है, रशिया का है, हिंदुस्तान उस मतलब उस ग्रुप का, उस क्लब का मेंबर है। तो एक बात तो ये हो गई। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान को हम पहले समझते थे अपना 5वां या 6ठा प्रोविंस समझते थे, क्योंकि जब अशरफ गनी साहब थे तो हम पक्का ये समझते थे। लेकिन जिस वक्त तालिबान आए, तो उसके बाद तो हमने कहा बस अब तो होगा ही होगा ना। अब तो जो हम कहेंगे, और ये सवाल मैंने मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद से पहले जब मैं उनके कवर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड दोनों कहा कि यार हम पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन वो इनडायरेक्टली ये भी कहते थे कि भाई आप हमें मतलब ये ना समझे कि इस्लामाबाद और काबुल एक है। काबुल में बेशक अशरफ गनी साहब बैठे हुए हैं, हामिद कारजाई साहब बैठे हुए, या अभी जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, वो इस कंट्री के लोग हैं, वो आपकी बात, आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन ये आप ना समझे कि इस्लामाबाद में जो बात की जाएगी बस काबुल में उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी तेहरान के साथ है, यही हमारी दिल्ली के साथ है, यही हमारी बीजिंग के साथ है, और यही हमारी अफगानिस्तान काबुल के साथ है। फकर साहब, मैं अपने शो में बुलाऊंगी। मुझे लगता है आरजू का टाइम अप हो रहा है, वो इतनी लंबी वीडियोस यूजुअली रखती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप दोनों को अपने शो पर भी, अपने चैनल पर। एंड मैं जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान आखिर इतने पंगे क्यों लेता है? कभी अफगानिस्तान से, अब तो ईरान से भी चल रहा है, कुवैत से भी चल रहा है। जब कुवैत का वो कुवैती डिजाइनर का वो जो आउटफिट पहना था उस लड़की ने, जिसपे अरबी में कुछ लिखा था, उसके पीछे पड़ गए सब उसको मारने के लिए। तो कुवैत में गुस्सा आ गया लोगों को, क्योंकि वो कुवैती डिजाइनर का ड्रेस था। कहता है उसमें हमने कोई कलमा लिखी ही नहीं थी। तो हर एक हलवा कंट्री के था। साथ ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्यों चैन से सुकून से रहते नहीं और दूसरों को रहने नहीं देते? ये जरूर मैं आपको पूछूंगी अपने शो पर। नहीं, ये आप जरूर पूछिएगा अपने शो में, लेकिन आप साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कभी के, ये वही वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान सबसे पंगे लेता है, जबकि किसी ने कुछ किया नहीं होता। ये उन्हीं लोगों की तरह है जो आजकल हमसे पंगे लेते रहते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं किया होता। हम लोग अपना चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो बीच में आके हमें लेकिन बार बार पाकिस्तान को थोड़ी डेली थोड़ी बेसिस में समझ आ टक्कर गई मारते है। हैं। पाकिस्तान को मुझे सॉरी, लगता है थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि भाई पंगेबाजी अब नहीं चलेगी, किसी के साथ भी रहना है, अच्छे नहीं, से रहना है, अवाम बेशक को तो आपके साथ किसी। अमूमन मैंने देखा है, अवाम को ये चीज, अवाम चाहती नहीं कि पंगे हों, बट ये या हुक्मरान जो हैं, ये सियासी लेवल पे होते हैं सारे पंगे।
और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उससे आवाम जो है वो पिस जाती है, हर तरफ आवाम ही पिसती है लोगों से, क्योंकि हर कंट्री को मोदी जी जैसे लीडर तो नहीं मिल सकते। और मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मोदी जी को इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह का मैस पाकिस्तान के लीडर्स ने क्रिएट किया है पाकिस्तानियों के लिए, वो देखकर मुझे याद आ गया कि मोदी जी, मतलब लिटरली कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि उनको भी कितना ट्रोल किया जाता है। आरजू, जितना तुम्हें और मुझे हम सोच भी नहीं सकते, उनको कितना ट्रोल। और हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या न्यूज चैनल्स पे हो। हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी राय चेंज करें हमें सुनकर, हम सिर्फ ये करते हैं। मोदी जी कितना करते हैं देश के लिए, कितना करते हैं। अगर आप एक एक चीज पर जाए ना, उनकी एक एक जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने प्लान की, रिलीज की, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की तकलीफों को देखकर उस हिसाब से जो उन्होंने किया, जिस पैमाने पर वो इंडिया को ले गए हैं, उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि जो मेरे देश का यूथ है, बनस्पत इसके कि इन अच्छी चीजों को देखकर खुश हो जो मैंने किए हैं, उसके बनस्पत एक दूसरे से लड़ने में लगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से ट्विटर पे लड़ने में। जो मेरे बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, उनको तो एकजुट होना चाहिए। मैं अब बजाय इसके कि वो चीजें देखी जो मोदी जी ने की है, उनको ऐसी चीजों पे कितनी गालियां पड़ती है, कितनी बुरे अपशब्द कहा जाता है उनको, कि मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है वो। मणिपुर के लिए भी उन्होंने कितने स्कीम्स वो किए हैं। बिल्कुल, इसमें मगर याना मैं ये जरूर चाहूंगी कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, जो यूट्यूब पर हैं या बाकी चैनल्स पे, वो ये जरूर कोशिश करें कि दोनों कंट्रीज का जो मीडिया है वो एक दूसरी कंट्री में अवेलेबल हो। मैं टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ। अब टीवी चैनल्स नहीं आते, हम लोग न्यूज चैनल नहीं देख पाते, यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो है, कुछ के पास डिश वगैरह है तो चले देख लिया, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो एक टाइम तक ऐसा था कि बहुत से लोग, मेरे जैसे लोग भी जो है, 2019 तक और उससे पहले हम यही समझते थे कि गलत पॉलिसीज बनी हुई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने गलत पॉलिसीज बनाई है और हम उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हमने टीवी चैनल्स देखना शुरू किया, बात सुननी शुरू की कई लोगों की, जिसमें तारिक फतेह साहब भी थे और कई दूसरे लोग, तो उससे हमें पता चला कि उन्होंने क्या काम किया है। और वो गुजरात का जो चला करता था वो बंद हो गया। पाकिस्तान में भी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें जरूर कि हम वो टीवी चैनल्स ऑन करवाएं अपने यहाँ भी और आपके यहाँ भी, ताकि लोग एक दूसरे की बात सुने, समझे और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच और आई होप कि जल्दी हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।